This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज की मार्केट मंदी का शिकार है. सख्त किस्म के हमारे प्राइम मिनिस्टर की हालत सही नहीं है. ओपन हार्ट सर्जरी कल होने वाली है. अल्लाह करे आप लोग सब मिलकर दुआ करें उनके सेहत के लिए. ये ओपन हार्ट सर्जरी कोई मामूली चीज़ नहीं है. 6 घंटे तक आदमी सपोर्ट सिस्टम पर ज़िंदा रहता है. अल्लाह करे वो रिवाइव हो जाएँ और सेहतमंद होकर आएँ और पाकिस्तान की खिदमत करते रहें. आज मार्केट स्टार्ट होते ही 223 माइनस पे गई, फिर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई और 158 प्लस पे माइनस पे आई. उसके बाद हमने इसको 473 तक जाते हुए देखा माइनस. अभी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है, 434 पे क्लोज है, 36,260. आज की जो और बड़ी ख़बर यह है कि अब बजट की जो आज उनको फाइनलाइज़ करना है. 5 ट्रिलियन की बजट की बात चल रही है और वीडियो लिंक के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर भी इस मीटिंग में शरीक होंगे और वो इसकी अप्रूवल देंगे. इसाक़ साहब ऑफ कोर्स इसको वो करेंगे और इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसाक़ डार विल बी लाइक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और वो मामलात को देखेंगे. पूरी फैमिली उनकी जो है वो ज़ाहिर लंदन में है और ये ज़ाहिर ऑफ कोर्स कंसर्न है. एक्स चीफ जस्टिस जो पार्टी के भी एक प्रेसिडेंट आजकल हैं, उन्होंने कहा ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन बात यह है कि आज तक ही विल बी फाइन बट टुमारो ही विल बी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ही विल नॉट बी एबल टू थिंक एंड डू एनी वर्क. दुनिया भर के मार्केट की सिचुएशन ये रही कि तेल जो है थोड़ी सी कमी आई है, 49.16 पे आ गया और उसकी वजह से डॉव में हम देखते हैं 44.9 का इजाफा है, एसपी में 8.96 का इजाफा और नैस्डैक में 31.74 का इजाफा. नीके में 233 का इजाफा है, हैंगसेंग में 52 का इजाफा, शंघाई में 1.4, सेंसेक्स में 72, सिंगापुर में -5.7. तेल की जो गैस की कीमत है 2.16 पे आ गई है विच इज़ 0.32 लेस. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम जनाब. अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ वाकई से. कैसे हैं? करीम साहब मैं तो ठीक हूँ सर. थैंक यू सर. मसला ये है कि आप जो बात करते हैं मैं उससे एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज के ऊपर टैक्स आ रहा है. जी जी. लेकिन एक चीज और भी है जो बड़ी कॉमन देखने में आ रही है कि एक एक जो प्रोडक्ट होती है उसकी कीमत साल में 10 से 12 दफा बढ़ा देते हैं ये मल्टीनेशनल वाले. जी जी. उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा रहे हैं. उसकी वजह है साहब कि जब आप एक तो सिस्टम होता है जिसको कहते हैं सोशलिज्म, उसमें हर चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है. इनपुट एक्सपोर्ट आउटपुट हर चीज़ को कीमतें फिक्स्ड होती हैं. एक दूसरा माशी निज़ाम है जिसको कैपिटलिस्ट कहते हैं जो अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं. इसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि एक बॉडी हो जो इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट वाला को कंट्रोल करे. उसको कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुशर्रफ के दौर में तो काफ़ी एक्टिव था, कई चीज़ों पे उसने एक्शन लिया. लेकिन अब जो है उसको एक समझे कि इदारे को ख़त्म ही कर दिया गया है. एक खातून को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया, चीफ बना दिया गया. वो पता नहीं क्या करती हैं. आज तक तो उनकी कोई एक्शन हमने देखी नहीं. ये काम है बदमाशी का कि ये कोई ऐसा बदमाश वहाँ बैठा हो जो दूसरे बदमाशों को कंट्रोल करे, जैसा कि आपने मल्टीनेशनल्स का कहा. इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन तमाम मैं तो रोज़ाना बोलता भी हूँ और सिस्टम पे भी लिखता रहता हूँ कि तकरीबन 18 चीज़ों में एक लोगों ने मोनोपोली कार्टेल क्रिएट किया हुआ है. कंपटीशन कमीशन कुछ नहीं कहता. जिस कीमत पे वो चाह रहे हैं गाड़ी बेच रहे हैं, जिस कीमत पे चाह रहे हैं वो दवाई बेच रहे हैं, जिस कीमत पे वो चाह रहे हैं घी बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है. आप लोग बिल्कुल अभी उनके मल्टीनेशनल्स के रहमो करम पे हो हैं. अब वो इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा रहे हैं. आइए क्लाइव कॉल से बात करें. हेलो. विदाउट कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कैपिटलिस्ट सिस्टम काम नहीं कर सकता. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. जी बोले. वालेकुम जनाब. हाँ भाई साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं तो ठीक हूँ साहब.
हाँ सर, आप उधर भी जुलाई ये साहब शायद EOBI से बोलते हैं। देखिए EOBI के लिए हम मशकूर हैं भुट्टो साहब के कि उनको ख्याल आया कि गरीबों के ओल्ड एज के लिए भी कुछ किया जाए, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम वाज़ा किया जिसमें जब आप जॉब कर रहे होते हैं किसी अच्छे इदारे में तो वो EOBI से रजिस्टर हो जाता है, और वो आप एक देते हैं, उसके बदले में वो 2 या 3 देता है, और वो पैसा जमा होता रहता है EOBI में, जो कि बाद में आप लोगों को पेंशन की सूरत में देता है। आजकल 5-5.5 हज़ार से लेके 7-8 हज़ार तक दिया जा रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक तरह का पेंशन स्कीम फॉर नॉर्मल एम्प्लॉयज़ अदर दैन द गवर्नमेंट, और लेकिन उसमें अभी जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत कम है, उससे गुजारा नहीं होता। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको लुक किया जाए। जिस तरह से मार्केट बढ़ी है उसमें ये रिटर्न और ज़्यादा होना चाहिए। ये जो मैं शो कर रहा हूँ या 2009 से मैंने जो आके यहाँ पे कोशिश ये की है, पता नहीं कामयाब हूँ नाकामयाब हूँ, वो यही है कि हर आदमी अपने लिए एक EOBI बनाए, ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम, और उसके लिए मैं लोगों से कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 100 रुपये 200 रुपये महीने के आप लोग प्लीज़ जमा कर के कुछ शेयर्स वगैरह ख़रीदना शुरू कर दें और उसको छोड़ते चले जाएं। तो EOBI पे जिन लोगों ने पैसे जमा किए थे वो रिटायर हुए, उनको बहुत साल हो गए, लेकिन वो पैसा उनका जो है मुसलसल बढ़ रहा है और उससे आमदनी बढ़ रही है, अब वो उनको सपोर्ट दे रही है। जब मैं आया था 2009 में यहाँ पे तो ये शायद 2000 या 3000 होता था, अब 5500 हुआ है। ये वक्त के साथ साथ इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जितना ये बढ़ा ये काफ़ी नहीं है, इसको और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। आइए लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब वहीदुल हसन लाहौर से बात कर रहा हूँ। वेलकम सर फ्रॉम लाहौर। तारिक साहब कोई 1-2 शेयर तो बता दें जो अभी परचेजिंग का है टाइम के नहीं, आज मार्केट बहुत गिरी हुई है। आज देखिए एक दिन के गिरने से कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स हम सब पूरी कौम अभी नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ गो हैं कि किसी को कोई डिफरेंसेस हो भी तो आज तो हम बिल्कुल उनके लिए 100% पूरी कौम मिल के दुआ कर रहे हैं। तो ये मार्केट अगर थोड़ा सा पॉज ले रही है इतने बढ़ने के बाद तो कोई ऐसी बात नहीं है, वी डोंट केयर। आपको कोई फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। आपको मैं जो शेयर्स बताऊंगा उसको नवाज साहब की तबीयत से या PML हुकूमत के जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कारोबार सॉलिड हैं, वो चलते रहेंगे। तमाम सीमेंट कंपनीज अच्छा कर रही हैं, ऑटो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, आप फार्मा की कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं। 2-4 नाम भी ले लेता हूँ, आज के लिस्ट से देख के बताता हूँ। FEB इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल को आप देख लीजिएगा, आज गिरा हुआ 1 रुपये, आप मौका है ख़रीद लें। इंशाल्लाह अगले साल मई तक ये टर्मिनल चलना शुरू हो जाएगा और इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। ये अगर आप इसको मेरी मशवरा सुन के होल्ड करके रखेंगे तो ये 200 रुपये तक का शेयर होगा और ये आपको मुसलसल बाद में डिविडेंड देता रहेगा। इसको आप रोक के रख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि मैपल लीफ सीमेंट आज 97.5 का ये ले लें आप, या 3 रुपये बढ़ा हुआ है। सुई नॉर्दर्न गैस को ले लें, हालांकि आज ये गिरा हुआ है, 36 का है, ये मज़ीद बढ़ेगा। हैस्कॉल को आप चाहें तो ले सकते हैं, 173 का हो गया। ये जब विटॉल ने इसको लिया था तो ये 150 का था और उन्होंने इसको शायद 160 के करीब लिया था। हमने जब विटॉल से इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि हम इसको 184 का देखते हैं, और आज देख लीजिए ये 173 का हो चुका है। ये मज़ीद ऊपर जाएगा। DJ खान सीमेंट ले लें, आज 2.8 मिलियन का काम हुआ है, 1.38 बढ़ा हुआ है, 179 का है। ये निशात मिल ले सकते हैं, अब इसमें भी 1 रुपये 30 पैसे का इजाफा है और ये 114 का हो गया है। कंपोजिट यूनिट है, अच्छा कर रहा है। आप चाहें तो पायनियर सीमेंट ले लें, 100 का है, ये 2.94 बढ़ा हुआ है। तमाम सीमेंट कंपनीज आज बहुत ऊपर बढ़ी हुई हैं डिस्पाइट दी नेगेटिव सेंटिमेंट। तो ये सारे शेयर ले सकते हैं, और जो मैं नाम लेता रहता हूँ उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेंजर वगैरह पे भी मैं जहाँ तक मौका मिलता है जवाब दे देता हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर एक दफ़ा फिर अब्दुल कयूम बोल रहा हूँ। कईम साहब वेलकम सर। सर एक आपके व्यूवर्स के लिए हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जी। जो फौजी सीमेंट कंपनी है ना, उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया और उसकी प्रोडक्शन जो है वो रुक गई है। वो साइलो गिर गया है ऊपर से। ये नॉर्मल टेक्निकल इवेंट है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, होता रहता है। और कुछ दिनों के लिए अगर प्रोडक्शन रुकती है तो हुआ करे, तो इन चीज़ों से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने फौजी सीमेंट को अपनी कंपनी समझेंगे, यकीन मानिए आपको कोई घबराहट नहीं होगी। मैं फैक्ट्री चलाता रहा हूँ,
हमारे यहाँ कॉल आ जाती थी जी आज ये टूट गया, आज वो टूट गया। इसका मतलब नहीं कि हम वो कंपनी छोड़ के भाग जाएं, भाई डेनवर को बेच दो क्योंकि वो गिर गया। नहीं, डेनवर अपनी जगह पे है, ये फिक्स हो जाएगा। कितना कॉस्ट आएगा? कुछ भी नहीं। ये सीमेंट कंपनी आपको पता है बम्पर प्रॉफिट कमा रही है, इसीलिए इनकी कीमतें देख लें आप। आई लाइफ कॉल से बात करें। छोटा सा प्लांट है ये, कोई बड़ी कंपनी नहीं है ये फौजी सीमेंट। आई लाइफ कॉल से बात करें। तारिक भाई वालेकुम जनाब, खालिद बोल रहा हूँ कराची से। खालिद साहब वेलकम शो सर। सर आज क्या हो गया, मार्केट 4,500 इतने पॉइंट जो है वो मेहनत हो गई। आपको कोई अफसोस नहीं है? गैर यकीनी सूरत हाल की वजह तो नहीं है? सुनिए, आपको कोई अफसोस नहीं है कि आपका प्राइम मिनिस्टर टैक्स कटने वाला है जी, या मजीद नया टैक्स कटने वाला है? टैक्स तो लग रहा है, वो हम डिस्काउंट कर चुके हैं जो टैक्स लगना है, नहीं लग रहा है। 5 ट्रिलियन के बजट की बात कर रहे हैं, टैक्स जहाँ जहाँ लगा सकेंगे लगा देंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है, मुशर्रफ दौर से यही होता देखते हुए आ रहा हूँ। मुशर्रफ दौर में जब 1 ट्रिलियन का बजट होता था, आज 5 ट्रिलियन का बजट हो गया। हर आदमी बजट को बढ़ा रहा है, खर्चे को बढ़ा रहा है। जितना खर्चा होगा उतना ही कमीशन मिलेगा। पैसा कहाँ से आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टैक्स जमा कर लेंगे, जो चीज़ों पे टैक्स लगा हुआ उसी का रेट बढ़ा देंगे, बाकी दुनिया से भीख मांग लेंगे। ऑलरेडी आज के अभी रिपोर्ट आई थी कि अब तक जो है तकरीबन $6 बिलियन की भीख आ चुकी है जो बजट में इस्तेमाल होगी। अभी हम और खैरात तुरात मांगेंगे, ज़कात मांगेंगे सऊदीया वालों से। हमें कोई शर्म वरम तो है नहीं, बेगैरत कौम है ये। इसको ना अमेरिकन पैसा खाने में कोई शर्म आती, ना यूरोपियन पैसा खाने में कोई शर्म आती है, ना सऊदी ज़कात खाने में शर्म आती है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं यहाँ के लोग। आइए लाइव का बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं ना? मैं ठीक हूँ, मेरा प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं है, इसकी मुझे फिक्र है। एक बात पता करनी थी, ये आपका फौजी सीमेंट है, जी, इसके मुतालिक कुछ न्यूज़ है कि ये इसने नीचे का लॉक मारा है, 3.5 करोड़ का सेलर है इस पर। क्या हो गया? ये आपका फौजी सीमेंट जो है उसका साइलो गिर गया जनाब हवा से। तो मतलब ये क्या नीचे के लॉक लगा तो रहेगा ये? भाई क्यों लगा रहे हैं लोग? लगा दें, जिसको लगाना है लगाए, आप खरीदे भाई। एक कंपनी है, साइलो गिर गई है, कोई अनहोनी बात तो नहीं है, हो गया, गलती हो गई तो वो उससे प्रोडक्शन रुक गई है तो ठीक हो जाएगा वो। शुक्र है कोई मरा वरा नहीं है, कोई बात नहीं। 4 दिन प्रोडक्शन नहीं होगा, 8 दिन पर प्रोडक्शन है। आपकी कंपनी है, आपको इतनी फिक्र क्या है? इसने आपको इतना पैसा कमा के दिया। ये क्या होता था, कितने का सीमेंट का? ये तो बहुत सस्ता शेयर मैंने देखा, आज इतना महंगा शेयर हो गया। तो आपने इतना कमाया भी है, लेकिन ज़रा सा उसके अंदर बुराई आई तो आप हाथ पाँव फूल गए, आपको अब लोअर लॉक लगा दिया आप लोगों ने। जिसने लोअर लॉक लगाया वो कम जहन का आदमी है, कम ज़र्फ है। आप लोग जो ऊँचे ज़र्फ वाले इसको ख़रीद लें फटाफट। आइए क्लब को से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाजी साहब। तारिक साहब, मुल्क में 5 बुनियादी चीज़ें हमें चाहिए। जी जी। नंबर 1 रोटी कपड़ा मकान, चाय की पत्ती। और नहीं, रोटी कपड़ा मकान, शहद और तालीम। जी जी। इसके ऊपर हुकूमत को काफी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में तालीम का निज़ाम बिल्कुल ठप है, सेहत का निज़ाम ठप है। अब बड़ी बड़ी अस्पतालों के अंदर में अगर जाते हैं हम तो हमारे सब ड्रिप लगाने के पैसे 250 रुपए ले लेते हैं, और पता नहीं जाने क्या क्या हुआ होता है। और दूसरी बात है कि जैसे कि आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि दवाइयों की जो फैक्ट्रियां हैं वो काफी इस वक्त लूट रहे हैं हमें, और मल्टीनेशनल कंपनी के मोहताज हो चुके हुए। ये मोहताजी ये कौन दूर करेगा? ये आप और मैं करेंगे या हुकूमत करेगी? देखिए, ये जो लूट है उसको जो अभी जो सब लोग मिलकर कीमत बढ़ा रहे हैं, उसके लिए पूरे दुनिया में एंटी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे कैपिटलिज्म होता है। या तो आप सोशलिज्म ले आए, या हर चीज़ को कंट्रोल करें, चीनी इतने की बिकेगी, दूध इतने की बिकेगी। वो तो हम देख करके भी देखा, वो बड़ा नाकामयाब सिस्टम है। तो लेकिन अगर ये जो ग्रीडी किस्म के बिजनेसमैन हैं उनको आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ये लोग आपस में मिलकर अगर समझौता करके बेइंतहा कीमतों को बढ़ा देंगे तो उसके लिए इदारे होते हैं दुनिया भर में। और यहाँ भी बड़ा फ़ाल इदारा था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको गैर फ़ाल कर दिया गया और अब जो चाह रहा है जितना लूट रहा है। जहाँ तक आपने कहा ये 5 चीज़ की हर आदमी को पता है कि ये चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए होती है। पैसे कहाँ से आएंगे? दुनिया भर में पैसा आता है अमीरों से टैक्स करके, और गरीबों को ये सब चीज़ें सस्ती मुहैया की जाती हैं।
लेकिन पाकिस्तान जब से बना, कायज़म से एक डील हो गई यूनियन पार्टी के लीडर्स की, जो कि तमाम यहाँ के MNA MPA थे जिनकी हुकूमत थी पंजाब में। उन्होंने कहा कि जी हमारे मराद बिल्कुल कम अगर ना करने का वादा करो तब हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर कायज़म उनकी बात ना मानते तो ना पंजाब पाकिस्तान बनता, KP तो बनता ही नहीं क्योंकि वहाँ तो कांग्रेसी हुकूमत थी, ज़ाहिर है वो कहते हैं इंडिया से मिलना है। ना सिंध भी ज्वाइन नहीं करता कि सिंध में भी जितने ज़मींदार थे वो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स थे, और बलूचिस्तान वाले तो वैसी खलास साहब वाले चाहते थे कि अलग हो जाए, तो ये मुल्क बनता ही नहीं। तो ये मुल्क बन तो गया किसी तरह मुश्किलात से, और अब यह है ये अमीरों पर टैक्स नहीं लगता, गरीबों पर टैक्स जितना लगा सकते लगाते हैं, और ये इसीलिए सारे ये हालात हैं। हेल्थ कैसे सही होगा, एजुकेशन कैसे सही होगा, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? जो मेन सोर्सेज ऑफ पैसा है, ज़मीन पे टैक्स, ज़मीन 21% एग्रीकल्चर पे टैक्स, वो लग नहीं सकता क्योंकि आपने उनको दे दिया लीवे प्रिविलेज। किसी भी हुक्मरान की हिम्मत नहीं है कि उनसे टैक्स मांग ले। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2-3 मिनट लूँगा आपके। ज़रूर सर। तो सबसे पहले गुजारिश तो ये है कि हमेशा टीवी चैनल ही के जरिए जहांगीर सिद्दीकी और ये ANL को बर्बाद किया जाता है और छोटे पंटरों का खाना खराब कर दिया जाता है। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने इसकी होल्डिंग रखी होती है उनके पैसे आधे हो जाते हैं। मुझे लगता है ये सारे एक दूसरे के फ्रंटमैन है, टीवी पे आके ये कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं जिसकी वजह से ये शेयर नीचे जाते हैं और फिर वही वापस माल अपना वापस ले लेता है नीचे के दामों। दूसरी बात, जब तहकीकात नैब शाहिद साहब कुछ कह रहे थे, लाइन कट गई। देखिए जहाँ तक हो सकता है आप जो कह रहे हैं सही हो, दूसरे चैनल्स पे ये जाके बोलते हो, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं हम लोग बिल्कुल फैक्ट बोलते हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें कोई न किसी से कुछ मिलता है, ना हम किसी का कोई बुराई करते हैं, चाहे जहांगीर सिद्दीकी हो। मैं तो सिर्फ वही शेयर्स की बात करता हूँ जैसे एसगार्ड 9 है, या जावेद उमर वोरा है, या परवेज सिद्दीकी है, या आरिफ हबीब का वो फंड जो 1400 से 14 का हुआ, या जहांगीर सिद्दीकी का वो शेयर जो सॉरी आरिफ हबीब का तो 2200 से नीचे आया, इसका 1400 से 14 का हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ना आरिफ हबीब को छोड़ो, ना जावेद वोरा को छोड़ो, ना अगर AKD का भी कोई फंड ऐसा हुआ है उसको भी पकड़ो, सबको पकड़ो, किसी को ना छोड़ो, और ये पकड़ा जाएगा। अब ये नेशनल इशू है, हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, यहाँ पे किसी किस्म का फ्रॉड, किसी किस्म का धोखाधड़ी की इजाज़त नहीं होगी। जो धोखाधड़ी करेगा उसका वही सज़ा जो चोर की सज़ा। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ खरगढ़ से, नूर अली जीवानी। नूर अली साहब, जीवानी साहब, वेलकम शो सर। सर मैं आपके एक एक अल्फाज की कदर करता हूँ, आपके अल्फाज अनमोल मोती है। शुक्रिया सर। मैं ये कहता हूँ, जब आप कहते हो कि इन लोग को गैरत नहीं आती, बेगैरत है, इन लोग को शर्म नहीं आती, तो कोई माई का लाल पैदा नहीं होता कि जिनको कुछ ये गैरत आए, शर्म आए। सिर्फ मुझे आप ये बता दें, इसाक डार के कौन से शेयर है, कौन सी कंपनी इसने खरीदी है? बस वो संधि है। इन लोग की इतनी गैरत जगाते हो, इन लोग की गैरत क्यों नहीं जागती? वो प्राइम मिनिस्टर का संधि है, इसीलिए वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी आज। कोई कारोबार इसाकदार का तो हमने नहीं सुना। अकाउंटेंट आदमी है, सोच भी अकाउंटेंट वाली है, बैलेंस करता रहता है कि इधर से 2 ले लो, उधर डाल दो, इधर से लो 4, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसको कोई मतलब नहीं है। गैस के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, हर चीज़ महंगी हो गई, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री तबाह, हर चीज़ तबाह, उसको कोई परवाह नहीं है। अभी वो और लगाएगा टैक्स क्योंकि अकाउंटेंट है वो और समधी है। सिर्फ उसकी क्वालिफिकेशन यही है साहब। ये कतर में होते थे, पता है क्या थी ये वहाँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर नवीद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ मुल्तान से। नवीद साहब वेलकम शो सर। सर बहुत शुक्रिया, आप बड़ी सच्चाई के साथ अपने प्लेटफॉर्म से हमारे दिलों की आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। और मेरी गुजारिश ये थी सर कि इस वक्त रूट 49 पे है। कौन सी? और मैं पूछना ये चाह रहा था कि PPL और पोल का आप कितना हाई देख रहे हैं इस वक्त? PPL और पाकिस्तान पेट्रोल, PPL और पाकिस्तान पेट्रोलिंग लिमिटेड। जी 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 PPL। हाँ, ये देखिए 98 पे आ गया था, अब माशाल्लाह आज इतना ऊपर बढ़ा है, अभी और बढ़ेगा ये।
इसकी एक वजह यह हुई है कि सुई गैस में जो 1954 में इन्होंने गैस डिस्कवर की थी, जिसकी वजह से आपके 2 जनरेशन शायद आपकी नानी दादी ने भी इंजॉय किया सुई गैस को, और आपकी बीवियों ने भी इंजॉय किया, और अभी भी हम इंजॉय कर रहे हैं। ये मरहूम मिन्नत था PPL की उस डिस्कवरी का जो सुई के मकाम पे हुआ। इसी वजह से यहाँ नेचुरल गैस की नाम ही पड़ गया सुई गैस। तो वो बीच में रुक गया था उनका, लेकिन मज़ीद 10 साल के लिए उनको फिर से मिल गई है एट ए मच हायर प्राइस। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा देंगे, सब कुछ देंगे, और वहाँ के सोशल इश्यूज़ को भी वो देखेंगे। तो PPL की वजह ये भी है। PPL नई डिस्कवरी भी करती है, तेल की कीमत भी माशाल्लाह बढ़ गई है, तो ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। 98 पे से ये उठा है और इंशाल्लाह ये मज़ीद ऊपर जाएगा। इसको होल्ड कीजिएगा भाई। आज यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। 4.4 बिलियन का बजट आ रहा है और इंशाल्लाह 3 तारीख को आप हमारे चैनल पे बहुत ज़बरदस्त देखेंगे प्रोग्राम। हम 5-6 घंटे तक शो करेंगे, जिसमें प्री बजट भी होगा, जिसमें हम लोगों से पूछेंगे कि क्या उनकी तवक्कात हैं बजट से, और जब बजट आ जाएगा उसके बाद तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं पाकिस्तान के इकनॉमिक के साइड के, वो यहाँ मौजूद होंगे और वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। इससे अच्छा ट्रांसमिशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। प्लीज़ वॉच अस ऑन 3rd जिस दिन बजट आएगा। डेवलपमेंट आउटले जो है, जो तरक्याती बजट है 1.67 की बात चल रही है, ये पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें ये फिगर होता है लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। यहाँ मिलिट्री के एक्सपेंडिचर, पुलिस के एक्सपेंडिचर, डिफेंस के अदर एक्सपेंडिचर्स, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो अक्सर डेवलपमेंट बजट से ये चीज़ें निकाल के इधर खर्च कर दी जाती हैं। हत्ता कि जो छोटा सा बजट जाता है एजुकेशन और हेल्थ का, जिसका हाजी साहब जिक्र कर रहे थे, उसमें से भी छीन लिया जाता है। बंदूक वालों का ज़्यादा अहमियत है, जाहिर है, तो वो डॉक्टर तो सुई लेके बैठा हुआ, उसको कोई पूछता नहीं। तो यहाँ बड़ा जुल्म है इस मुल्क में कि सारा जो है ना इन चीज़ों पे खर्च हो जाता है। सबसे बड़ा खर्च तो यहाँ जो है वो कर्ज़ा उतारने का है। तकरीबन ये जो हम इसमें से जो बजट होगा, तकरीबन 2 ट्रिलियन तो सिर्फ कर्ज़ा उतारने वगैरह में चला जाएगा। तो बचा ही क्या बजट है, क्या मुल्क है, कैसे ये चल रहा है, अल्लाह ही जानता है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब, मैं राना अमजद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? राना साहब वेलकम शो सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा तारिक साहब, एक तो मेरे ख्याल में ये जो आज मार्केट जो माइनस हुई है ना, जी, मुझे लग रहा है ये अभी ये बजट तक जो है ना ये इसको चलाएंगे, क्योंकि आपको पता है सब कुछ चल रहा है। अच्छा, दूसरा, आप बड़े जज्बात में आप जो है ना सारी बेगैरत कौम के आगे, कौम बड़ी गयूर और गैरतमंद है, सिर्फ इसके हुक्मरान जो है ना वो बेगैरत हो सकते हैं। सही, आई एम सॉरी, एक आइडिया आप अमेंड करें। बेगैरत तो मैं भी बेगैरत हो गया, नहीं उसमें तो मैंने अपने आप को भी कह दिया बेगैरत है, तो ये हुक्मरान है। नहीं, आई एम सॉरी, बेगैरत कौम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, कौम बहुत गैरतमंद, हुक्मरान सही नहीं मिले, और बेगैरत अगर तो उसमें मैं भी बेगैरत हो गया। हाँ, एक तो बात कही जा सकती है, और लोग कहते हैं कि हम लोग अक्लमंद नहीं हैं, सही लोग नहीं हैं, हम इन लोगों को इलेक्ट करते हैं। क्यों नहीं हमारे अंदर इतना शऊर आता कि हम सही लोगों को इलेक्ट करें? क्या ईमानदार लोग पाकिस्तान में नहीं हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। हम लोग गल्फ़ में रहे हैं, मिडल ईस्ट में रहे, हमारी ईमानदारी की कस्में खाते थे लोग। मैं जिस बैंक में गया, मुझे हमेशा फ़ौरन उन्होंने क्रेडिट कमेटी का मेंबर बनाया। आखिर में मेरे पास 100 मिलियन सऊदी रियाल का इख्तियार था जब मैं खोबर में बैठा हुआ था एज ए रीजनल क्रेडिट चीफ। मैं किसी को भी 100 मिलियन रियाल दे सकता था। तो क्या कोई बेगैरत या कम ज़र्फ़ लोगों को ऐसी पावर दी जाती है? नहीं, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इत्तेफाक है। मगर इसमें मैं ये कहता हूँ कि डेमोक्रेसी हमारी अभी शुरू हुई है। अब आप देखिएगा, आप माशाल्लाह राना साहब जैसे लीडर जब सामने आ जाएंगे, हम इनको बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सब ठीक हो जाएगा। हर आदमी चोर नहीं है, हर आदमी के अंदर रुश्वत कमाने का, दौलत कमाने का शौक़ नहीं होता। कुछ लोगों को इज़्ज़त कमाने का शौक़ होता है। मुसलमान को तो आखिरत कमाने का शौक़ होना चाहिए। दुनिया में तो कुछ नहीं है, जब थोड़ा दिन की यह गुजर जाएगा, किसी ना गुजर ही जाता है। 1 रोटी खा के भी गुजर जाता है, 4 रोटी खा के भी गुजर जाता है। जो ज़्यादा खाता है उसको दिल की बीमारी हो जाती है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो,
ये अजीब अल्लाह की हिकमत है, जो जिसको अल्लाह ज़्यादा दौलत देता है उसको बीमारी भी ज़्यादा देता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करता, मेहनत नहीं करता। गरीब मेहनत करता है, वो फिट रहता है, वो 80-80 साल तक बड़ा सही चल रहा होता है। लोग मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं 80-80 साल तक, और जो दौलतमंद लोग होते हैं वो 40-50 साल में उनके हर तरफ चर्बी जमा हो जाती है, ना दिल काम कर रहा होता है ना जिगर। तो अल्लाह की तरफ से बड़ी अजीब व गरीब अल्लाह की हिकमत है। नाज़रीन, जो बजट की मैं बात कर रहा था, और ये बात यह है कि यहाँ पे लोग टैक्स जमा नहीं करते, ज़्यादातर लोग टैक्स ही नहीं देते। 1% आदमी इस मुल्क में टैक्स देता है, दुनिया भर में 99% टैक्स देता है। सिर्फ पागल दीवाना जो होता है वो टैक्स नहीं देता, जो सिस्टम से आउट हो जाता है। तो यहाँ क्या हमारे जो टैक्स कलेक्टर साहब हैं, नासिर खान साहब, एक प्रोफेशनल CSP ऑफिसर है, पहले कमिश्नर थे यहाँ पे एक्सपोर्ट के, उनको नहीं पता कि कहाँ कहाँ दौलत पड़ी हुई है। क्लिफ्टन में एक प्लॉट की असल कीमत क्या है और किस कीमत पे वो बिक रही है, किस कीमत पे रजिस्ट्री हो रही है, उनको नहीं पता। कॉमन सेंस उनके अंदर नहीं है। क्या उनको नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि 35 लाख लोग यहाँ बहुत अमीर हैं जो कोई टैक्स नहीं देते। क्या उनका एड्रेस उनको नहीं पता? कि उनकी गाड़ियों के नंबर उनको नहीं पता? सब कुछ तो नादरा में मौजूद है। उनको क्या कबाहत है कि नादरा से कहें कि जी हमारे तरफ से एक ऑटोमेटिक लेटर जनरेट करो इन लोगों को, जिसमें तमाम उनकी जायदाद को लिस्ट कर दो, उनके एक्सपेंडिचर्स जो घूमते फिरते हैं वो सारा लिस्ट कर दो, और साथ साथ उनसे कह दो कि खामोशी से 50 मांगता हूँ, 50 लाख रुपया अभी जमा करो, नहीं तो तुम्हारी सारी जायदाद हम जब्त करते हैं, और अगले 10 साल तक ये 50 लाख जमा करते रहो, ताकि कौम के किसी और आदमी से मुझे टैक्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। 50 लाख को आप 35 लाख से मल्टीप्लाई करें, आपको फिर मज़ीद कोई टैक्स लेने की इस मुल्क में ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल बिकेगा 28 रुपये का, CNG बिकेगा 12 रुपये का, और ये चीनी वीनी हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। ये टेलीफोन पे जो आप डालते हैं 100 रुपये, उसमें से 25 रुपये या कितना छीनते हैं, ये सब ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्स लगे हुए ख़त्म हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त जिस रेट पे कोयला मिल रहा है, गैस मिल रहा है, फंडस ऑयल मिल रहा है, 4-5 रुपये में इलेक्ट्रिसिटी कोई भी आदमी को आप कहीं बना के बेच सकता है इस मुल्क में। आप इजाज़त दे दें कि भाई किसी भी चीज़ से तुम बनाओ और बेचो, लोगों को सबको ख़रीदने बेचने की इजाज़त दे दें। तेल खरीदो, बेचो, जिसको ख़रीदना है बेचे। ये पेट्रोल पंप बंद हो जाए, आई डोंट केयर। आइए क्लाइव पर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर वसीम बात कर रहा हूँ कराची से। सर आज की मार्केट जो इतनी नीचे आई है सर, इससे क्या लगता है आने वाले दिनों में बजट भी आ रहा है? आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पड़ा हुआ है, पता नहीं कल क्या होगा उसके साथ। आप चाह रहे हैं कि मार्केट बहुत बूम कर जाए। आपको प्राइम मिनिस्टर की कोई फिक्र है? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने उसको वोट दिया है। आज वो इस गरीब इस कंडीशन में बैठा है कि पता नहीं कल क्या होगा। हमारे फैमिली मेम्बर्स में ये ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, हमको पता है कि जिस दिन ये हो रहा था हमारी हालत क्या थी। पूरी कौम को इस वक्त जो है ना ज़रा सा गमज़दा होना चाहिए। ये मार्केट को छोड़े जी, जो मार्केट देखते देखते 34 से बढ़ के 34,500 पे मैंने सेलिब्रेशन की, उसके बाद से ये 36,500 पे पहुंच गई। उसका हमने अब तक सेलिब्रेशन ही नहीं की कि इतनी तेज़ी से गुजर गया। 2000 बढ़ने के बाद आप लोगों को थोड़ी सी गिरावट पे इतनी तकलीफ हो जाती है। और ऐसे हालत में कि मुल्क जो है नमक डोल है। प्राइम मिनिस्टर को कल कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो क्या होगा? वो चौधरी इफ्तिखार कह रहा है कि वो ये तो बजट ही अप्रूव नहीं हो सकता। बजट वो अप्रूव करेंगे आज ही इज़ वेल, ही इज़ ओके। कल उनको होगा जो भी होगा। आज वो उनके पास बजट पेश होगा, वो सब कुछ उनको पहले से पता है। 4.4 बिलियन का ट्रिलियन का बजट है, उसको वो ओके कर देंगे। इसाकदार साहब का काम है उसको प्रेजेंट करना, बाकी सारी कार्रवाई करना। आज इसलिए मार्केट गिरी है और सही गिरी है। आज मैं कोई ना शेयर खरीदना ना बेच रहा हूँ। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मैं फैसलाबाद से राशिद बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये फातिमा का पूछना है कि ये इनकी क्या पोजीशन है? फातिमा फर्टिलाइजर? जी जी सर, इसके बारे में मैं थोड़े ज़ाती तौर पे नेगेटिव व्यू रखता हूँ, क्योंकि ये पुराना प्लान था जिसको नया प्लान बना के पेश किया गया, और ये इसके अंदर पीछे से प्रॉब्लम्स हैं, जो पुराने लॉसेज हैं वो इस कंपनी को खींचता है। ओवरऑल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हमारी जो है, देखा जाए जिस रेट पे इसाकदार साहब हमें गैस दे रहे हैं, ये हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र बनना ही नहीं चाहिए। अभी फर्टिलाइज़र बाहर बहुत सस्ता मिल रहा है, यहाँ बहुत महंगा है। हमें तो ये मुझे तो खैर बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा आता है तो ये कहता हूँ कि बंद करो चारों के चारों पाँचों जो भी फर्टिलाइज़र, लेट्स इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड।
एंड गिव इट टू आवर फार्मर्स एट द रेट ऑफ 800 रुपीज़। ये 1800 में बेच के बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। 1800 में से 700 तो गवर्नमेंट का भत्ता है, बाकी फिर भी 1150 का क्यों बेच रहे हो भाई 1150 का, जबकि गैस की कीमत $2 की हो गई है। इतना महंगा फर्टिलाइज़र क्यों? फर्टिलाइज़र किस चीज़ से बनता है? गैस से बनता है। तो गैस जब 18 से 2 हो गया और आप फर्टिलाइज़र इतना महंगा बेच रहे हैं, इंडिया में हमारे इंडिया के फार्मर को 500 का मिल रहा है, हमारे फार्मर को 1800 को देके कहते हो कि एहसान करते हैं और फिर तुमको किसान पैकेज देते हैं। यही 700 लेके इसी में से 70 रुपये दे के कहता है कि किसान पैकेज दे दिया। भाई 700 लेता क्यों? मत लो 700, 100 ले लो, 50 ले लो, नहीं ले लो, इंडिया के तरह सब्सिडी दे दो, नहीं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें जी। आमिर रियाज बात कर रहा हूँ जी। आमिर साहब वेलकम शो सर जी। वालेकुम तारिक साहब बात करें जी। जी तारिक साहब, अटक रिफाइनरी के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। अटक रिफाइनरी थोड़ा सा लेके रखे हुआ है और आज मार्केट गिरने के बाद आप क्या सजेस्ट करते हैं इसको बेचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बेचिएगा। अटक रिफाइनरी ना आज बेचिएगा ना अगले 20 साल में बेचिएगा, जाते हुए बच्चों को दे दीजिएगा इसको। ये हमारे अब्बा के ज़माने से पहले की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, पहली कंपनी पूरे खित्ते में जहाँ तेल निकला और वो आज भी चल रही है। गयात फारून नाम के आदमी चलाते हैं इसको, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो नेशनल रिफाइनरी भी ये भी चलाते हैं। कोई रिफाइनरी नहीं बेचिएगा। क्यों बेचिएगा आप? क्यों क्या रिफाइनरी के पेट्रोल की कीमत कमी की ज़रूरत ख़त्म हो गई मुल्क में? नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ये सर्जरी आजकल बहुत नॉर्मल है, ये मुल्क चलता रहेगा और नॉर्मली थोड़ा बहुत आज गिरने दें। और गिरा भी क्या है, मैं तो इससे पहले जुमरात जो गुजरा है उस दिन मैंने कहा था कि 500 पॉइंट मार्केट गिरेगी। क्यों कि इतनी बढ़ने के बाद नॉर्मली गिरती है मार्केट, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन गलत होती गई और मार्केट जो है वो खड़ी रही 36.5 पे, और आज थोड़ी सी गिर के अगर नीचे आ गई है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। होता है, बहुत सारे कमज़ोर दिल के लोग, छोटे एम वाले लोग निकलते हैं। आपको नहीं निकला सर, आप एक ज़िया साहब, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है पैसे बेचने की? इसको कोई गाड़ी वाड़ी बेच दें, मोटरसाइकिल बेच दें, इसको ना बेचें। आइए क्लाइव से बात करें। जिसके पास भी ये अच्छे शेयर्स हैं वो बिल्कुल ना बेचे, ये सब बहुत महंगे होने वाले हैं। जैसे इमर्जिंग मार्केट में हम जाएंगे 250 से 300 मिलियन डॉलर का एकदम से ये अलगार आएगा, ये सारे शेयर उठा के ले जाएगा, जिसमें अटक भी शामिल होगा, आप देखिएगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जिसके पास है पकड़ के रखें इसको, इसी के साथ साथ उठें और इससे आप डिविडेंड कमाएं। आपको और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से निकाल के भी कहीं लगाएंगे, कोई दुकान खरीदेंगे, कोई घर खरीदेंगे, किराए पे चढ़ाएंगे, किराया मिलेगा ना। ये जो आपको डिविडेंड मिलता है ये भी किराया है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तार साहब, मैंने पूछना था, ये फौजी सीमेंट की फैक्ट्री में जो आज आग लग गई है, हाँ लग गई है, इसको लॉक लग गया है और ये बड़ी नीचे आ गया, क्या अभी और नीचे आ सकता है? ये फैक्ट्री में आग लगना कोई नई बात है, वो उसका साइलो गिरा जिसकी वजह से वो आग वाग भी लग गया। तो जिसको चाहिए अपर लॉक लगाएं, आप ना लगाइए, आप खरीद लीजिए इसको। और क्या हुआ, इतने सालों से चल रही थी, एक्सीडेंट हो गया, आपकी कंपनी है, आपके घर में आग लग जाए तो क्या आप घर छोड़ के भाग जाएंगे, बेच देंगे उसको? नहीं, उसको बुझा देंगे। फैक्ट्री आपकी अपनी होती तो क्या छोड़ के भाग जाते आप? फौजी सीमेंट आपकी कंपनी है जनाब, उसमें एक हादसा हुआ है, विल टेक केयर ऑफ इट। उसने इतना कमा के दिया, कितने का था जो आपने लिया था? सोचिए, बहुत ही मामूली पैसे की शेयर था ये, आज इतना अच्छा हो गया। उसमें से अगर 2-3 रुपये नीचे हो गया तो अब मज़ीद आप खरीदें इसको, बेचे नहीं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मैं राशिद बोल रहा हूँ कराची से। राशिद साहब वेलकम सर। सर आप खैरियत से हैं? जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये पूछना था कि दीवान सीमेंट है, मोटर है, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर ये ग्रुप जो है ना थोड़ा सा झूठ बहुत बोलता है, इसलिए मैं आजकल कह रहा हूँ कि जिस रेट पे आ गया अब मज़ीद ना लें इस पर, अभी इसको रोक के रखें, क्योंकि सीमेंट तो उनका बिक रहा है, विच इज़ ओके, हम देखते हैं उसको रोडों पे एजेंसीज वगैरह मिल रही। मोटर के बारे में खबर फैलाई गई कि रेनॉल्ट के साथ मिलकर ये गाड़ी बनाएंगे, अब उसके बाद मज़ीद कोई इस पर डेवलपमेंट नहीं आ रही। अब रेनॉल्ट का नाम आ रहा है गंधारा के साथ, तो अभी तक कुछ कंक्रीट नहीं है, लेकिन इसी एक्सपेक्टेशन पे बढ़ गई, इन्होंने कैपिटल बढ़ा दिया। अगर ये गाड़ी नहीं बन रही तो इसको इतना ऊपर होना नहीं चाहिए था, इससे अभी थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा है सर। आइए क्लाइव कॉल से बात करें।
हेलो, नाज़रीन और कोई ख़ास खबर आज की नहीं है। ट्रैक्टर सेल डाउन बाय 25%। ट्रैक्टर की सेल घटने की वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दोनों जो है वो जो सब्सिडी दिया करते थे वो नहीं दे रहे, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और अभी सिंध में तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ थोड़े से ट्रैक्टर्स अपने जानने वालों को दे दिया, 1-2 दिन का ऐलान किया, उसी दौरान जल्दी दे दिया, और एज सच जो है वो दे नहीं रहे। देना चाहिए, आपको बढ़ाना चाहिए ट्रैक्टर्स के सेल को, तो इससे फ़ायदा हो। एक और ख़बर जो है आप लोगों के लिए ख़राब, वो ये है कि 150 बिलियन के मज़ीद नए टैक्सेस लग रहे हैं। और इसमें आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर ये होगा कि दूध पे, पानी पे, मिनरल वाटर पे भी लगाना चाह रहे हैं, ये दूध के पे लगाना चाह रहे हैं, और जो चीज़ों पे ऑलरेडी लगे हुए हैं उन्हीं पे रेट बढ़ा देंगे। ये छोटे छोटे क्लर्क टाइप के लोग बैठे हुए हैं इनके डिपार्टमेंट में, उनको और कुछ समझ में नहीं आता, वो कहते हैं जी ये बढ़ा दो, बढ़ा। प्लस ये बड़े कमज़ोर दिल के लोग हैं, दिल इनका सही नहीं है, ये इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि जाके जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनसे मांगे। ज़ाहिर है वो बड़े मजबूत भी हैं, उनके सियासत को हिला भी सकते हैं, मगर सियासतदान ही क्या जो इतने छोटे छोटे लोगों से डर जाए। बहरहाल अभी हमारे हुक्मरान ऐसी कमज़ोर दिल के हैं, इनसे कोई ज़्यादा आप तवक्को नहीं कर सकते। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।